बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। आज के हमारे विचारक महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी और गांधी के भी औद्योगिकरण और यंत्रवाद संबंधित विचार या उनका दृष्टिकोण औद्योगिकरण और यंत्रवाद के प्रति। सबसे पहले मित्रों मैं आपको बता दूं, गांधी जी औद्योगिकरण और यंत्रवाद के विरोधी थे। यंत्र के प्रति उनका दृष्टिकोण जो है, गांधी जी औद्योगिकरण और यंत्रों के अनियंत्रित विकास के विरुद्ध थे। उन्होंने विकसित यंत्रों पर आधारित औद्योगिक व्यवस्था को मानवता के सम्मुख उपस्थित समस्याओं का मूलभूत कारण माना। उन्होंने कहा कि मशीन के विकास और औद्योगिकरण के कारण एक राष्ट्र के पास दूसरे राष्ट्र का शोषण करने की क्षमता आ जाती है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अनियंत्रित यांत्रिक और तकनीकी विकास के कारण एक समय मनुष्य द्वारा इजाद किए गए यंत्र जो है मानव सभ्यता को ही निगल जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य मशीन को नियंत्रित करता है तब तक तो उसका प्रभाव उतना विनाशकारी और अनैतिक नहीं होता, किंतु यदि मशीनों पर मनुष्य की निर्भरता बढ़ती ही गई तो एक दिन मशीनें जो हैं वो मनुष्य को नियंत्रित करेंगी और यह अवस्था मानवीय सभ्यता के पतन का प्रतीक होगी। तो मशीनों के प्रति गांधी जी की जो आपत्ति थी, ऑब्जेक्शन था, वो 3 कारणों पर आधारित था। पहला, यह एक ऐसा साधन के रूप में अपनाई जाती है जो मनुष्य की कार्यक्षमता में वृद्धि करने अथवा उसके श्रम में यानी उसकी मेहनत में सहायक होने की अपेक्षा मनुष्य का स्थान ले लेती है। यानी मशीनें ऐसी होती हैं जो यदि हम काम में लेने लग जाएंगे तो फिर मशीनें ही काम कर देंगी, उसकी जगह मनुष्य की आवश्यकता नहीं रहती है। तो एक तरह से ये बेरोजगारी को बढ़ाती है। दूसरा, इसके विकास की कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसलिए इस सीमा तक भी विकसित हो सकती है कि इस पर मनुष्य का कोई वश ही न रहे, यानी अनियंत्रित भी हो सकती है मशीनें जो हैं, मनुष्य का फिर उस पर कोई जोर भी नहीं चलता हो। और तीसरा है, कालांतर में ये अपने नियम खुद निर्धारित करती है और मनुष्य इसकी विराटता के सम्मुख विवश हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक मनुष्य को उत्पादन की प्रक्रिया से हटाकर उसका स्थान ले लेती है और बेरोजगारी को जन्म देती है। मनुष्य चाहते हुए भी इस स्थिति का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि यह तो मशीन का अपना नियम है कि वह मानवीय श्रम को विस्थापित करे। यानी मशीन जो है काम करेगी तो फिर लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इस तरह से ये क्या कर रही है, मनुष्य की जगह मनुष्य को विस्थापित, मानवीय श्रम को विस्थापित कर रही है। गांधी जी यंत्र मात्र के विरोधी नहीं थे, वे तो वस्तुतः मशीन को व्यक्ति की तुलना में अधिक महत्व दिए जाने का विरोध करते थे। उनका मत था कि मशीन स्वयं में अच्छी या बुरी नहीं होती। आपत्तिजनक बात यह है कि वह व्यक्ति की व्यक्तित्व का अपहरण कर लेती है। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में मनुष्य की तुलना में मशीन की सर्वोच्चता को समाप्त करना चाहता हूँ। वर्तमान में प्रत्येक कार्य को मशीन द्वारा करने की सनक इस कदर बढ़ गई है कि हम मशीन के दास बनते जा रहे हैं। मशीनों पर बहुत ज़्यादा हमारी निर्भरता बढ़ गई है मित्रों। कई बार तो जैसे बिजली से चलने वाली मशीनें, जब बिजली नहीं होती है उस समय हम एकदम असहाय महसूस करते हैं कि अब हम काम कैसे करें, क्योंकि हम मशीनों पर डिपेंड हो गए हैं, उन पर आधारित निर्भर हो गए हैं। गांधी जी एक सीमित अर्थ में मशीन की उपयोगिता को स्वीकार करते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भारी और जटिल मशीनों के विरुद्ध थे। एक बार जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या वे सभी मशीनों के विरुद्ध हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, जबकि यह शरीर भी एक अत्यंत सूक्ष्म यंत्र है। चरखा, जिससे वो सूत काता करते थे, चरखा भी एक यंत्र है। छोटी सी दंत कुदेरनी भी एक यंत्र है। मेरा विरोध मशीन के प्रति नहीं है, अपितु मशीनों के प्रति उस पागलपन के लिए है जो मेहनत को बचाता है। यदि मनुष्य श्रम बचाने के पीछे इसी तरह पड़ा रहा तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सड़कों पर पड़े भूखों मरने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं मानवता के थोड़े से हिस्से के लिए मेहनत और समय की बचत नहीं करना चाहता, अपितु सबके लिए करना चाहता हूँ। मैं समृद्धि का कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकरण नहीं चाहता, अपितु उसका सब लोगों के मध्य वितरण चाहता हूँ। आज मशीन केवल कुछ लोगों की, लाखों लोगों की पीठ पर सवार होने में सहायता करती है। इसकी प्रेरणा शक्ति लोगों की श्रम की बचत करने की उदात्त भावना नहीं, अपितु लालच है। तो इस तरह से गांधी जी का यंत्र के प्रति दृष्टिकोण था कि वो यंत्रों का उस समय विरोध करते थे जब वो यंत्र मनुष्य को विस्थापित करते थे और इस तरह से बेरोजगारी को बढ़ावा देते थे।
इसी तरह से यंत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यंत्रों के ऐसे उपयोग के वे समर्थक हैं जिससे सबका भला हो, जिसमें कुछ लोगों को अन्य लोगों का शोषण करने का अवसर प्राप्त न हो। उन्होंने कहा, मैं गृह उद्योगों के काम आने वाली मशीनों के सुधार का स्वागत करूंगा, किंतु विद्युत शक्ति से चलने वाली तकवे जारी करके हाथ से सूत काटने वालों को हटा देना तक मैं निर्दयता मानूंगा, जब तक कि इसके साथ ही करोड़ों किसानों को उनके घरों में व्यवसाय देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न हो। मित्रों, इसमें जो बात आई है वो ये है, गृह उद्योग यानी जो घर में चलने वाले कुटीर उद्योग जिनको हम कह सकते हैं, एक ही घर में चल रहे हैं, घर के ही मेंबर्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहाँ यदि छोटी छोटी मशीनें लगा ली जाती हैं, वो लोग उससे काम करते हैं तो वो फटाफट काम करेगी मशीन, वो समझ में आता है, वो उसके समर्थक हैं। लेकिन जब बिजली से चलने वाली मशीन वहाँ काम में ले ली जाएगी तो फिर क्या होगा, वहाँ लोग जो है, जितने लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, मशीन को तो एक दो व्यक्ति ही नियंत्रित कर लेंगे, ऑपरेट कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं इस तरह से विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों को क्या मानूंगा, निर्दयता मानूंगा कि ये एक तरह से मनुष्य को विस्थापित कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि यंत्रों के विकास से भारत की दरिद्रता का अंत हो सके और लोगों में उनके उपयोग के कारण आलस्य की वृत्ति उत्पन्न न हो तो वे भारत में विकसित यंत्रों के उपयोग का विरोध नहीं करेंगे। यदि हमारे यंत्रों का विकास करने से भारत की गरीबी का अंत हो जाता है, लोग उसके उपयोग के कारण यदि आलसी नहीं बनते हों, वे कुछ और काम करते हों, तो फिर मैं क्या है इसका विरोध नहीं करूँगा। इस दृष्टि से उन्होंने भारत में ऐसे यंत्रों के विकास को आवश्यक माना जो भारतीय परिस्थिति के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे यंत्रों का उपयोग उचित होगा जिसके माध्यम से भारी उद्योग नहीं अपितु लघु एवं कुटीर उद्योग संचालित किए जाएं, ताकि भारी पूंजी का विनियोग किए बिना ही देश में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हो सके, लोगों की दरिद्रता दूर हो सके। मित्रों, 3 प्रकार के उद्योगों की बात की जाती है। एक वो उद्योग जो घर के ही लोगों द्वारा एक ही छत के नीचे और थोड़ी सी पूंजी के द्वारा चलाए जाते हैं, कुटीर उद्योग कहे जाते हैं। दूसरे लघु उद्योग होते हैं जो कुछ लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसमें थोड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और लघु उद्योग कहलाते हैं। और एक भारी उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, वृहत उद्योग भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत सारा पैसा लगाया जाता है और बहुत सारे लोग काम भी करते हैं। तो वो गांधी जी कहते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, पूंजी की ज़रूरत नहीं है और रोजगार के भी व्यापक अवसर इसमें उपलब्ध होते हैं, जिससे लोगों की गरीबी दरिद्रता दूर हो सके। इस तरह से गांधी जी का यंत्रों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसका सार ये है कि उनका मुख्य उद्देश्य यंत्र का विरोध नहीं अपितु मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। इसलिए वे किसी स्थान की परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं के अनुरूप यंत्रीकरण का समर्थन तो कर सकते हैं, किंतु अनियंत्रित यांत्रिक विकास को सैद्धांतिक सम्मति नहीं दे सकते, क्योंकि इससे मनुष्य की तुलना में यंत्र के महत्व की प्रतिष्ठा होगी और वह शोषण और दमन का उपकरण बन जाएगा। तो इस तरह से वो ये नहीं चाहते थे कि अनियंत्रित यांत्रिक विकास हो, नियंत्रित यांत्रिक विकास को वो सही मानते थे। अब बात आती है औद्योगिकरण की। गांधी जी ने पश्चिमी राष्ट्रों के अंधानुकरण में भारत के औद्योगिकरण के विरुद्ध गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण ही विश्व में विद्यमान तनावों, संघर्षों और युद्धों की आशंकाओं का मुख्य कारण है। गांधी जी मूलतः औद्योगिक सभ्यता के विरुद्ध थे और ये स्वीकार करते थे कि औद्योगिकरण ने पश्चिमी राष्ट्रों का भी कोई हित नहीं किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि औद्योगिकृत देशों में बेरोजगारी और आय की समानताएं जो है, यदि संकट जो हम देख रहे हैं, आय की असमानताओं के संकट जो हम देख रहे हैं, वो इसी से उत्पन्न हो रहे हैं। बेरोजगारी और आय की असमानता इसी से उत्पन्न हो रही है, औद्योगिकरण से। साथ ही औद्योगिकरण के कारण इन राष्ट्रों का नैतिक पतन भी हुआ है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा दूसरे राष्ट्रों पर अधिक से अधिक निर्भर हो गए हैं। उन्होंने इस विडंबना की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि औद्योगिकरण के कारण ही ब्रिटेन उपनिवेशों पर निर्भर हो गया है, क्योंकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से विदेशी बाजार की आवश्यकता महसूस होती है। मित्रों, औद्योगिकरण में क्या होता है, मशीनों से काम किया जाता है, मशीनें खूब काम करती हैं, फास्ट भी करती हैं, स्पीड से करती है, तो इस तरह से वहाँ खूब प्रोडक्शन हो जाता है। उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट चाहिए। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण क्या है, खूब सारा उत्पादन हो गया है और ब्रिटेन को अपने उपनिवेशों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उसे निश्चित रूप से वो जो उसकी प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्शन है, उसको बेचने की आवश्यकता है, मार्केट की आवश्यकता है, तो वो वहीं पर उनको बेच पाता है।
तो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसे विदेशी बाजार की आवश्यकता है। उन्होंने शंका की कि अन्य औद्योगिक देशों की प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे धीरे उन उपनिवेशों में भी औद्योगिक विकास हो जाने से, जिनमें कि ब्रिटिश मिलों द्वारा, फैक्ट्रियों द्वारा किए गए उत्पादन के लिए बाजार उपलब्ध हो जाते थे, अब ब्रिटिश उत्पादनों के लिए बाजार ही उपलब्ध नहीं होगा और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। गांधी जी ने कहा कि औद्योगिकरण के कारण इन पश्चिमी राष्ट्रों का अनिवार्य नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अन्य राष्ट्रों का शोषण करना पड़ रहा है। भारत के लिए उन्होंने औद्योगिकरण के मार्ग को अव्यवहारिक और अनुचित माना। उन्होंने कहा कि प्रथम तो भारत जैसे विशाल देश में औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए विपुल मात्रा में पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो भारत में उपलब्ध नहीं है। और इस कारण क्या होगा, औद्योगिकरण के नाम पर भारत जो आत्मनिर्भरता का मार्ग छोड़कर विदेशी निर्भरता के बोझ से दब जाएगा। दूसरी ओर अंधाधुंध औद्योगिकरण से भारतीय जीवन का ग्राम आधारित स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा और बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, गांव और शहरों के मध्य विरोध जैसी अनेक समस्याएं जो हैं वो भी उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये भारत के लिए भी औद्योगिकरण को उन्होंने अव्यवहारिक और अनुचित माना, क्योंकि उनका ये मानना था कि औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक विकास करेंगे तो उसके लिए हमें खूब सारी पूंजी चाहिए, संसाधन चाहिए, और वो संसाधन वो सब हमें, चूँकि हम उस समय आत्मनिर्भर नहीं थे तो हमें दूसरों से लेना पड़ेगा, तो हम विदेशी निर्भरता के बोझ से दब जाएंगे। और दूसरी ओर क्या होगा, बहुत सारा उद्योगीकरण यदि हो जाएगा, खूब उद्योग धंधे लग जाएंगे, खूब मशीनें लग जाएंगी, तो लोगों के जो लघु एवं कुटीर उद्योग वाली जो ग्राम आधारित हमारा जो स्वरूप है जीवन का, वो नष्ट हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्षेत्रीय असंतुलन हो जाएगा। क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ है जहाँ इस तरह के बड़े बड़े उद्योग लग जाएंगे वहाँ लोग रोजगार के लिए, उनको रोजगार मिल जाएगा, और दूर दराज में जहाँ इस तरह के भारी उद्योग नहीं लगेंगे वहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, या तो पलायन करके वहाँ जाएंगे जहाँ भारी उद्योग लगे हुए हैं, या फिर गांव में रह के बेरोजगार रहेंगे। तो गांव और शहरों के मध्य विरोध जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि औद्योगिकरण पश्चिमी राष्ट्रों के लिए अनुकूल भी रहा हो तो भी भारत के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि भारत का पूर्णतः औद्योगिकरण किया जाना संभव भी हो तो यह अनुचित होगा, क्योंकि इस प्रकार भारत को भी विश्व के अन्य राष्ट्रों का शोषण करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी, और ऐसा करने से क्या है, हमारे अंदर एक लालसा उत्पन्न हो जाएगी कि हम भी शोषण करें। उन्होंने कहा, ईश्वर भारत को पश्चिमी पद्धति के औद्योगिक युग में प्रवेश करने और यंत्रमय होने से बचाए। आज एक छोटे से देश इंग्लैंड के आर्थिक साम्राज्यवाद ने सारे संसार को गुलामी की जंजीर में बांध रखा है। यदि 33 करोड़ लोगों का समुदाय भी यह आर्थिक शोषण का कार्य अपना ले तो वह संसार को पूरी तरह तबाह कर देगा। यानी हम भी यदि ऐसा करेंगे तो हम तो फिर पूरी दुनिया को ही तबाह कर सकते हैं। उन्होंने यंत्रों पर आधारित औद्योगिक व्यवस्था को इस आधार पर भी आपत्तिजनक माना कि इसमें उत्पादन कार्य में लगे श्रमिक को उसकी व्यक्तिगता तथा सृजन के नैतिक सुख से वंचित कर दिया है, क्योंकि वह किसी वस्तु को स्वयं बनाने के बजाय केवल यंत्रों को संचालित करते हुए उस वस्तु के उत्पादन में केवल किसी एक हिस्से से जुड़ जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जूतों के एक औद्योगिक कारखाने में कोई मजदूर जूते का तला बनाने के कार्य में लगा है तो कोई दूसरा उसका ऊपरी हिस्सा बनाने में। इस प्रकार प्रत्येक मजदूर उस संतोष से वंचित हो रहा है जो उसे पूरा जूता बनाकर यह अनुभव करने से प्राप्त होता है कि उसने जूते के निर्माण में अपना कौशल प्रयुक्त किया है, क्योंकि वह उसके हाथ से किया गया उत्पादन है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, मशीनें आ जाने से क्या होता है, एक व्यक्ति किसी पूरे प्रोडक्ट को न बना करके उसके एक पार्ट को ही बनाता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे पार्ट को बनाता है। इस तरह से फिर वो असेंबल करके जोड़ करके एक प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसा कि आमतौर पे लघु एवं कुटीर उद्योगों में होता है, एक व्यक्ति पूरा प्रोडक्ट खुद तैयार करता है। जैसे जूता बनाना है तो वो पूरा जूता खुद तैयार करता है। यहाँ क्या होता है, उसका सोल जो जिसको तला हम कहते हैं वो कोई और बना रहा है मशीन से, ऊपर का हिस्सा कोई और बना रहा है, उसकी डोरी कोई और बना रहा है, उसकी पैकेजिंग कोई और कर रहा है, उसकी मार्केटिंग कोई और कर रहा है। तो इस तरह बहुत सारे लोग मिल करके, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन की तरीके से काम किया जाता है उसमें। उन्होंने ध्यान दिलाया कि औद्योगिकरण के कारण भारत में असमानता तो उत्पन्न होगी ही, इससे पर्यावरण की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उद्योगों और औद्योगिक सभ्यता के विकास के कारण शहर तो रहने लायक ही नहीं रहेंगे, धीरे धीरे ये शहर गाँव को भी निगलते जाएंगे और अंधाधुंध शहरीकरण प्रारंभ हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है मित्रों। आज हम देख रहे हैं गंगा प्रदूषित जो हुई है, किस कारण हुई है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग धंधों का जो वेस्ट निकलता है, जो
खराब पानी निकलता है, उनका कचरा जो निकलता है वो लगभग सारे नाले गंगा नदी के साथ उसके में जोड़ देने से, नदियों में बहा देने से वो प्रदूषित हुई है नदियाँ जो है। और अब उनको रोका गया है तो वापस उनको साफ़ किया जा रहा है, पानी को, प्रदूषित पानी को साफ़ किया जा रहा है। तो ऐसे में ये उद्योग धंधे जहाँ भी लगते हैं विनाश तो करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या है, ये शहर जो है गाँव को भी निकलते जा रहे हैं। अब ये फैक्ट्री कारखाने गाँव में भी लगाए जा रहे हैं। वहाँ भी क्या है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती है, ज़मीन को प्लेन करके, समतल करके कंक्रीट के भवन खड़े कर लिए जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा, ऐसी भूमि में देवों के निवास की कल्पना नहीं की जा सकती जो मिलों और कारखानों के धुएं और शोरगुल से घृणा के लायक बना दी गई हो, और जिसके मार्गों पर मुसाफिरों की भीड़ से भरी बेशुमार मोटर गाड़ियों को खींचने वाले इंजन हमेशा तेजी से दौड़ते रहते हों। तो स्पष्ट शब्दों में गांधी जी ने कहा कि भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान औद्योगिक सभ्यता के माध्यम से नहीं अपितु ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही संभव है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।